करणी माता के पेनोरमा से ये फोटो उठाई हुई है, थोड़ी और बातें पता चलेगी कि राव शेखा भाटी को वरदान दिया था। मैंने अभी बताया कि पुगल का जो था वो राव शेखा भाटी था, और कहा जाता है कि राव शेखा भाटी भी करणी माता का धर्मभाई बना हुआ था। तो कालांतर में शेखा और बिका के बीच में जो दूरियां वगैरह आ गई थी उनको भी करणी माता ने दूर करवाया था। और शेखा की बेटी थी रंग कुंवरी, उस रंग कुंवरी के साथ में बिका की शादी और करवाई थी। तो ये बातें भी थोड़ी मैंने चित्र के माध्यम से बता दी। बियावान जंगल पड़ा है, और देशनों के आसपास आज भी आप जाओगे तो आपको जंगल सा ही दिखाई देता है। पेनोरमा ने कितना अच्छा सा इसको बताया कि भाई बिका जी को आशीर्वाद दे रही है करणी माता। दो फोटो आपके सामने, इसलिए करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। एक फोटो यहां पर बहुत अच्छा है, ये बिका के राज तिलक का फोटो है। फिर मैं एक बात बताता हूं आपको, कोरोनेशन बिका का। यहां पर एक व्यक्ति बिका जी का राज तिलक कर रहे हैं कोडमदेसर में 1472 में, जब उनको राजा थरपा गया। फिर एक कहानी है, सुनना आप बात। फिर इधर तो एक बिका जी की फोटो, पुरानी फोटो कोई मुझे मिली थी, जन्म पत्री वगैरह टाइप की उनकी बनी हुई है, तो वो फोटो है इसलिए मैंने लगा दी। बाकी उस फोटो पे आप कंसंट्रेट करना। ऐसा कहा जाता है कि बीकानेर के आसपास का जो इलाका था, यहां पर एक जमींदार हुआ करते थे जिनका नाम था पांडु गोदारा। ये फोटो तो बिक्का की है भाई, मैं बात बता रहा हूं इसलिए यहां पे लिख दिया मैंने। पांडु गोदारा नाम करके एक जमींदार हुआ करते थे यहाँ पे, बड़े दिलेर आदमी, बड़े जमींदार। ये जमीन उनके पास में, खूब सारे पशुपालन करते थे यहाँ के लोग, खूब सारे पशु उनके पास में। उन पांडु गोदारा की एक और बड़े कोई यहाँ पे जमींदार हुआ करते थे, पुल्ला सारण। उनके साथ में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, विवाद की स्थिति चल रही थी। इसलिए पांडु गोदारा ने, और इस लड़ाई के अंदर पुला सारण के साथ में खूब सारे लोग थे। कहते हैं कि वहां आसपास के जो बाकी जो कसवा चौधरी थे, जो बेनीवाल चौधरी थे, वो इधर पुला सारण के साथ में थे। जैसलमेर के जो भाटी थे वो इनके साथ दे रहे थे, पुला सारण का साथ दे रहे थे। और गांव में ऐसी मान्यता भी है कि जो सारण होते हैं और जो जैसलमेर वाले भाटी है, ये आपस के अंदर भाई भाई है। किस तरीके से क्या रहा होगा नहीं पता, पर ऐसा माना जाता है कि ये आपस के अंदर भाई होते हैं। तो जैसलमेर वाले भाटियों ने कहा कि हम हमारे भाई का साथ देंगे। तो यहाँ पे पांडु गोदारा अकेला गिर गया था और उसे लगा यार अब मैं क्या करूं। तो उसने उस समय बिका इन क्षेत्रों में घूम रहा था, कभी कोई 2 गांव जीतता, 4 गांव जीतता, ऐसी स्थिति के अंदर था बिका। और उसने बिका को प्रपोजल दिया कि मेरा इनके साथ युद्ध है, तू मेरा साथ दे, और यदि मुझे जिता दिया तो अपनी जो इज्जत रह जाएगी, तो मैं ये इलाका तेरे को दे दूंगा, मेरे पास जो इलाका है वो तुम्हें दे दिया जाएगा। बिक्का ने उनकी तरफ से लड़ाई की, जो भी गठबंधन बनके उधर से आया था उसको हरा दिया। इसलिए पांडु गोदारा ने बाद में वो जमीन, जो भी उनके कब्जे के अंदर जमीन थी, वो बिक्का को दे दी थी। इसलिए बिक्का जी ने उस दिन कहा कि चूंकि आप मेरे राज में सहायक हुए हो, इसलिए आप मेरा राज तिलक करोगे। उसके बाद बीकानेर में नियम रहा, इन पांडु के नाम पर एक गांव बसा हुआ है पूरा, पांडुसर। उस पांडुसर गांव के जो भी गोदारा जाट हुआ करते थे, 2 गांव है, पांडुसर और शेखसर, वो जो पांडु की लीनेज के अंदर आने वाले, उनके आगे जो वंशज हुए, उनके जो डिसेंडेंट हुए, बीकानेर के महाराजा का राज तिलक हमेशा उन गोदारा जाटों के द्वारा ही किया जाता था। और फिर कालांतर में तो मतलब वो महत्व यूं बढ़ता बढ़ता तो यहां तक बढ़ा कि आज भी साधारण कोई बीकानेर में आदमी भी मकान बनवाता है, बीकानेर या उसके आसपास के इलाके में, तो इसकी मकान की नींव किसके द्वारा लगवाई जानी चाहिए? तो यार कोई गोदारा जाट हो तो उससे नींव लगवा लो। जिस प्रकार बिका जी के राज्य की स्थापना करवाने में उन्होंने सहायता की थी, तो बिका जी का राज्य देख लो कितनी पीढ़ियों तक चला है, कितने वर्षों तक चला है। तो मकान भी उतने वर्षों तक रहेगा, कई पीढ़ियों तक मकान अपने पास में रहेगा। सिंबल, संकेतात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप से आज भी वो बातें मानी जाती है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि भाई ये राज तिलक जो कर रहे हैं, तो यूं कहानी है, एग्जाम में पूछे नहीं पूछे, पर अपने को यूं अच्छी है, सुनने में बातें अच्छी लगती है, तो थोड़ी आप दिमाग के अंदर रखना थोड़ी सी ये चीजें। तो वो गोदारा जाटों वाला, और वो तो मैं तो खुद बीकानेर का हूं, तो मुझे खबर बड़ा जोरदार लगता है। और गलगंठे हो जाते हैं, गलगंठे जब भी हो जाते हैं तो कहते हैं किसी गोदारा जाट से झाड़ा डलवा लिया जाए या उसका हाथ फिरवा लिया जाए तो गलगंठे ठीक हो जाएंगे। दुआ बोलते हैं एक, गोदारा गैलो तो भाई भाई गलगंठा झड़ झड़ जाएगी। तो और लगता है कि यार ये गहलोत कौन से, लोकल जो लोग हैं वो जो कहानियां सुनाते हैं वो कहते हैं कि जो गोदारा होते हैं वो गुहिलों के भाई होते हैं। कैसे रहे होंगे, क्या रहे होंगे, वो बात दूसरी है, पर जो फोक लोर है उनके अंदर ऐसी कई बातें कही जाती है। वो गलगंठे वाली कहानी सुनते तब और लगता है कि यार वास्तव में ही ऐसा कुछ रहा ही होगा।
तो ये भी याद रखना, थोड़ी सी बात है, याद रखने वाली सी बात है। तो ये कौन व्यक्ति राजतिलक वगैरह कर रहे हैं, तो मैंने आपको बात बता दी। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि बीका ने जब अपना राज्य यहां पर स्टेब्लिश कर लिया था, तो जोधा जी ने एक बार बीका से बातचीत की और जोधा जी ने कहा कि बेटे तू सुपुत्र है, तूने अलग अपना राज्य स्थापित कर किया है। और सपूत वही होते हैं जो बाप की पैसे पर ऐश ना करे, खुद की थरपना करे, खुद का कुछ नया बनाए, आगे बढ़ाए उस चीज को। तूने वो किया है। दो मांगे हैं मेरी, पूरी कर। बीकाजिन का पिता, आप जो मांगो वो तैयार है, आपको ये कहने की कहां आवश्यकता पड़ी। उन्होंने कहा एक तो तेरे राज्य में एक जो जगह है ये मुझे दे, लाडनू। तो नागौर में लाडनू आता है, ये पहले बिक्का के कब्जे में हुआ करता था, बिक्का ने जीत लिया था इलाका, पर उन्होंने कहा ये मुझे दे दे। उनका पूरा राज्य आपका है, ये ले लो आप। नहीं, ये जोधपुर में मिलाया जाए, ठीक है। और का एक देख ये है कि तू यदि जोधपुर रहता तो मेरे मरने के बाद राजा बन सकता था, तेरे सारे भाइयों में सबसे योग्य तू है। पर अब चूंकि तू अलग से अपना राज्य स्थापित कर लिया तूने, इसलिए मेरे मरने के बाद जोधपुर में हिस्सा मत मांगना। तो कोई ये कह दे कि भाई ये बाप की जमीन, इसमें भी मुझे तो हिस्सा दिया जाए। बिक्का जिनका नहीं मांगूंगा। पर पापा मेरी एक मांग भी है। क्या? कि मैं तो वहां से उस दिन आपकी बातों बातों में कहा था कि भाई चलो चलो, काका कांदड़ ने कहा था तो उनके साथ में रवाना हो गए। किसी भी राज्य के जो चिन्ह होते हैं, राज चिन्ह होते हैं, भगवान की मूर्ति होती है, कोई ढोल तलवार नगाड़े, ऐसे राज चिन्ह जो होते हैं, तो मैं गया तो आपके जोधपुर से हूं, तो राज चिन्ह तो सारे जोधपुर में पड़े हैं राठौड़ों के। उन राज चिन्ह में मुझे हिस्सा दिया जाए, उन राज चिन्ह में कुछ मुझे भी दिलाओ, मैं भी बीकानेर में ले जाकर रखूं तो सही। मैं अब राजा बनाऊं तो मेरे राज चिन्ह तो होने चाहिए। जोधा जिनका वो चिंता की बात नहीं है, तू आए तब आके ले जाना। उस घटना के थोड़े दिन बाद में जोधा जी की डेथ हो गई। बिक्का जा ही नहीं पाया, बिक्का अपना राज्य स्थापित करने में यहां पर लगा हुआ था। जोधा जी के मरते ही वहां पे जोधपुर में राजा बने सातल। आगे मैं सातल की कहानियां सुनाऊंगा और थोड़े दिन में सातल की भी डेथ हो जाती है। बिक्का के भाई थे। सातल की जब डेथ हो गई तो फिर सातल के छोटे भाई बने सुजा। जोधपुर के राजा सुजा बने। सातल बहुत अल्प समय के लिए राजा बने थे, अगले राजा सुजा बने। सुजा जब राजा बने तो बिक्का, तब तक उधर से बिक्का फ्री हुआ, सुजा के पास गया और सुजा के पास पहले उसने अपना एक बंदा भेजा और बंदा भेज कहा कि पापा ये कह के गए थे कि राज चिन्ह में से एक हिस्सा मुझे दिया जाना चाहिए। पापा वाले टाइम में आ नहीं सका, सातल वाले टाइम भी नहीं आया, अब थोड़ा मैं फ्री हूं, तो वो जो जितने भी एम्बलम है, जितने भी राज चिन्ह है, उनका एक हिस्सा मुझे सौंपा जाए। सुजा ने मना कर दिया कि खुद का राज है तो खुद के राज चिन्ह बनाओ लाओ, इसमें तो हिस्सा आज दिया जाए कल दिया जाए। बिक्का को बड़ा अजीब लगा। उसने कहा भाई भाई ऐसी क्या बात कर रहा है? उसने कहा ना ना कोई भाई भाई नहीं, तू तेरा देख मैं मेरा देखता हूं। तो फिर बिक्का को गुस्सा आया। बिक्का जोधपुर पर अटैक कर देता है, जोधपुर को घेर लेता है। हालांकि लड़ाई नहीं होती दोनों के बीच में। सुजा की जो मम्मी थे जसमादे, जोधा जी की हाड़ी रानी थे, जसमादे आके समझौता करवा देते हैं बिक्का और सुजा के बीच में, और बिक्का को राज चिन्ह में से कुछ हिस्सा दे दिया जाता है, कुछ चीजें उसको दे दी जाती है जिनको बिक्का लेके बीकानेर आ जाता है। जिनमें एक तो कहा जाता है कि एक नागणची माता की मूर्ति थी, एक तो नागणची माता की मूर्ति लेके, एक लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति थी वो लेके। एक ऐसा कहते हैं कि जब मेवाड़ में रणमल को मार दिया था, 1438 में रणमल की हत्या कर दी गई थी, जोधा को वापस जोधपुर मिला था, या जोधपुर वाला इलाका, जोधपुर तो था ही नहीं, मंडोर जो राजधानी थी वो मिला था 1453। आवड़ बावड़ की संधि मैंने बताया था आपको, 15 साल लग गए थे। तो उन 15 सालों में जब जोधा भटक रहा था, तब जोधा अपने एक लोक देवता हुआ करते थे उनके पास में गया था, और उन लोक देवता का नाम था हड़बूजी। आगे मैं लोक देवताओं की बात बताऊंगा तब और बताऊंगा। और हड़बूजी को जाके जोधा जी ने कहा कि बाबूजी महाराज बताओ हमारे कोई डेरे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और हड़बूजी ने आशीर्वाद दिया था कि जा
तू थोड़े दिन के अंदर मंडोर जीत लेगा, और ये मेरी कटार लेके चला जा। डेगर कटार थी उनके पास में, तो हड़बू जी ने कटार दी थी, तो जोधा जी के पास में थी। कहते हैं वो भी बिक्का लेके आ गया था। तो वो जो हड़बू जी वाली कटार है, वो जो डेगर थी, और भी खूब सारे कोई ढोल नगाड़े कई चीजें थी, पर ये 2-3 मोटी मोटी सी बातें हैं, तो याद रख लेना, क्योंकि इधर ये काम आएगी, थोड़ी आगे काम आएगी बातें, तो मैंने बताने के लिए कह दिया आपको। तो सिंपल आपसे तो ये पूछा जाएगा कि बिक्का ने राज चिन्ह प्राप्त करने के लिए जोधपुर पर अटैक किया था, उसमें जोधपुर का राजा कौन था? तो सुजा था। सुजा की मम्मी थे जसमादे, जोधा जी की हाड़ी रानी थे, इन्होंने समझौता करवाया, बिक्का को कुछ राज चिन्ह दे दिए गए थे। आगे वाली बात में एक काम आ जाएगी कि बिक्का ने निर्माण कार्य करवाया, बनवाया, कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया। एक तो शुरुआत में जब वो कोडमदेसर को राजधानी बनाने की कोशिश कर रहे थे, कोडमदेसर पहले से कोडमदे के नाम पर ये बसा हुआ था, तो बिक्का ने वहां पर एक भैरुंजी की मूर्ति लगवाई थी, भैरुंजी का मंदिर बनवाया था। वो भैरुंजी की मूर्ति भी बिक्का मंडोर से लेके आया था। जब आया होगा तब साथ में कोई मंडोर से लाए होंगे, भाई देवता तो साथ में लेके चले, तो यहाँ कोडमदेसर में भैरुंजी का मंदिर बनवाया था। बहुत फेमस मंदिर है, आसपास के लोग अब भी आते हैं। तो कोडमदेसर भैरव मंदिर जो है वो बिक्का ने बनवाया था। एक जब ये नागणची माता की मूर्ति लेके आ गए थे, तो इन नागणची माता का मंदिर भी ये बीकानेर के अंदर बनवाया। कोडमदेसर भैरू तो कोडमदेसर के अंदर, और नागणची वाला मंदिर था ये बीकानेर में बनवाया गया। कहते हैं ये जो नागणची माता वाली मूर्ति है, इसके 18 हाथ है। तो वैसे तो नागणची माता का मंदिर मैंने बताया था कि बाड़मेर के नागाना गांव में नागणची माता का मंदिर बना हुआ है, पर एक मंदिर ये भी बना हुआ है, और यहाँ पर नागणची माता जो है उनके कितने हाथ है? तो उनके 18 हाथ है, उनका ये एक मंदिर बना हुआ है।